हे गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था मैंने लास्ट क्लास में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बता दी थी, कुछ बातें हैं जो अभी बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं एक और पॉइंट से। इसका नाम है समन्वय बहुफलक। क्या ये समन्वय बहुफलक? तुमने कल केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में बता दिया था, लिगेंड के बारे में बता दिया था, समन्वय मंडल के बारे में बता दिया था, उपसय संयोजी संख्या के बारे में बता दिया था, आयनिक मंडल के बारे में बता दिया था। एक पॉइंट जो बचा हुआ था वो है समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से डायरेक्टली जुड़े हुए जो लिगेंड होते हैं उनकी त्रिविमीय व्यवस्था को या अधिक स्थान व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समन्वय बहुफलक कहते हैं। और इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं। बस उसी शेप के बारे में हमें ध्यान रखना है। जैसे कि एक हो गया आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। सो ऑक्टाहेड्रल शेप कब बनती है? कि जब केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े हों। और देखो, अगर केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो 6 के 6 लिगेंड एक साइड से तो जुड़ने वाले हैं नहीं। ऐसे करके अगर आप सोचो कि हाँ ऐसे करके 6 के 6 लिगेंड ऐसे जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 के 6 लिगेंड ऐसे जुड़ सकते हैं? तो पॉसिबिलिटीज कितनी है ऐसे जुड़ने की? आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी होगी 11th क्लास में। वहां पर आपने देखा होगा कि बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन होता है कि नहीं होता है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, लॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। तो अगर एक साथ लिगेंड आ रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, तो उस बॉन्ड के ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड पेयर के बीच एक दूसरे के साथ क्या होने वाला है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच क्या होने वाला है? रिपल्सन होने वाला है। तो जब रिपल्सन करते हैं तो आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा होगा कि रिपल्सन इतना होता है जहां तक इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो और एनर्जी सबसे कम हो। वही बात मैं समझा रहा हूं कि अगर मेटल से 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे को रिपेल करके वहां तक रिपेल करेंगे जहां पर इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बनती हो, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? 6 लिगेंड, वो मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाई रखा है। सारी की सारी बातें आपने जहां से भी पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ाई होगा, ठीक है। कि ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनती है मैं तो बना के दे देता हूं आपको, और इसके बारे में जनरल डिस्कशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। जब वीबीटी पढ़ाऊंगा आपको उस समय मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा इस चीज को, ठीक है। अभी तो बस इतना ध्यान रखना है कि समन्वय बहुफलक में कौन कौन सी शेप बनती है। तो एक अष्टफलकीय बन जाता है। सो 8 फलक कैसे बनते हैं? देखो, ये एक फलक बन गया, ये यहां से दूसरा फलक आया, और जैसे यहां आएगा तो 4 फलक बन जाएंगे, एक फ्रंट वाला और ये की। इसी प्रकार नीचे से भी 4 फलक बन जाएंगे, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगी, ठीक है। तो केंद्रीय धातु को मैं इस समय परमाणु मान के चल रहा हूं, आयन मान के नहीं चल रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, अगर आयन मान के चलता तो स्फीयर पर कोई ना कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना ना कितना चार्ज तो चढ़ जाता। तो अभी मैंने केवल एक एटम मान के चला है, मैं केवल आपको स्ट्रक्चर बता के दे रहा हूं। तो ऑक्टाहेड्रल बन सकते हैं, इसी प्रकार टेट्राहेड्रल भी बन सकती है। तो टेट्राहेड्रल में कैसे होता है कि मेटल सेंटर पर होगा और 4 लिगेंड कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे मेटल से, ठीक है। सो एक ये वाला फलक हो गया, एक ये वाला फलक हो गया बैक साइड वाला, और जैसे सेंटर में मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा 2 फलक ये बन गए, तो ये टेट्राहेड्रल बन गया। ऐसे इसी प्रकार से स्क्वायर प्लेनर बन सकता है। स्क्वायर प्लेनर में ये सारी की सारी ज्योमेट्री बनती कैसी है या ये शेप कैसे बनाते हैं हम, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। ऐसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है। तो वो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं, या स्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे, ज्योमेट्री या शेप कह सकते हैं इन चीज को। ज्योमेट्री कहो चाहे शेप कहो, ज्योमेट्री और शेप में भी क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको बता रखा है। 11th क्लास में वेस्पर थ्योरी पढ़ते हो, वहां पर सब आपको डिस्कस किया हुआ है। तो टेट्राहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। ये सारे के सारे शेप आपने देख रखे हैं पहले, तो कोई चेंजिंग नहीं है शेप, ठीक है। होगा वही, हाइब्रिडाइजेशन वही होगा, सेम टू सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। मैं कह रहा हूं बस ये ध्यान रखना है कि वहां पर हम इसको कोई ग्रुप मान के चलते हैं, यहाँ पर इनको हम लिगेंड कह रहे हैं
और इसको केंद्रीय धातु परमाणु करें, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो समन्वय बहुफलक समझ में आ गया होगा आपको। केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की जो दिक् स्थान व्यवस्था होती है, जो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट होता है, उसी को हमने क्या कहा, समन्वय बहुफलक कहा है। ठीक है, जैसे टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, बस इतना ध्यान रखना आपको। तो ये समन्वय बहुफलक है। इसके बाद मैं फोकस करने वाला हूँ आपके लिगेंड पर। सबसे मेजर चीज है लिगेंड। अब आप सोच रहे होंगे सर लिगेंड तो पढ़ा दिया आपने। लिगेंड मैंने पढ़ा दिया है बिल्कुल, लेकिन इसके क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने नहीं बताया था आपको। सो आज क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपने लिगेंड के चार्ज को और लिगेंड के डोनर एटम को अच्छे से समझ लिया तो बस बात खत्म है। वहां से आपका कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत हद तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर आपको लिगेंड अच्छे से ध्यान में, क्योंकि लिगेंड बेस पे ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड के प्रकार, जनरली लिगेंड 2 प्रकार से क्लासिफाई किए गए, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है मोनोडेंटेंट, जिसको कहते हैं हम एक दंतुक, और दूसरा होता है बहुदंतुक। ठीक है, लिगेंड आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है मोनोडेंटेंट, एक होता है बाइडेंटेंट। मोनो का मतलब एक, डेंटेंट का मतलब टूथ, एक दंतुक, मतलब ऐसा फील होता है कि लिगेंड जो है ना वो एक बाइट कर रहा हो, किसको, मेटल को। मतलब जब लिगेंड उसको डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऐसे फील होता है कि ये बाइट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको डेंटेंट टाइप से कहा गया, बस और कुछ नहीं इसमें। मोनोडेंटेंट या एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें एक ही दाता परमाणु जो होता है, एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान कर सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड में एक दाता परमाणु उपस्थित हो, जिससे ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता हो, डोनेट करता हो, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है और वो एक दाता परमाणु के द्वारा अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को, क्या कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं। मोनोडेंटेंट के बाद आता है आपका पॉलीडेंटेंट। पॉलीडेंटेंट में क्या, एक से अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा अगर ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ रहे हैं, या ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं और एक से अधिक दाता परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म भी क्या करते हैं, दान करते हो। एक से अधिक दाता परमाणु होने से ही ये पॉलीडेंटेंट नहीं हो जाएंगे, एक से अधिक दाता परमाणु होने के साथ साथ वो दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान भी करने चाहिए। समझ में आ रही बात। जैसे यहां पर भले ही दाता परमाणु एक से ज्यादा हो जाएं, लेकिन अगर दान एक ही दाता परमाणु कर पा रहा है, समझ में आ रही बात, अगर इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही दाता परमाणु दान कर पा रहा है तो ये एक दंतुक लिगेंड ही कहलाएंगे। पॉलीडेंटेंट किसको कहेंगे, कि एक से अधिक दाता परमाणु के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता हो। ये नहीं कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले समूह मौजूद है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही दान कर रहा है तो वो पॉलीडेंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो एक से अधिक अगर 2 दान कर रहे हैं तो द्विदंतुक, 3 दान कर रहे हैं तो त्रिदंतुक, 4 दान कर रहे हैं तो चतुदंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक। इस प्रकार से हमने क्या किया, पॉलीडेंटेंट लिगेंड को भी क्लासिफाई किया फिर से। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं एक दंतुक लिगेंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, मोनोडेंटेंट लिगेंड मैंने क्या कहा, जिसमें दाता परमाणु भले कितने हो, लेकिन दान अगर केवल एक ही लिगेंड कर पा रहा हो तो वो आपका एक दंतुक लिगेंड है। तो सबसे पहले नेगेटिव वालों पे फोकस करेंगे। नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड जैसे F पर नेगेटिव, Cl पर नेगेटिव, Br पर नेगेटिव, I पर नेगेटिव। देखो 2004 के बाद इनके नाम में थोड़ा परिवर्तन किया गया है IUPAC के द्वारा।
इसको फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो कहा गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आरबीएससी अभी भी इसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो मान के चल रही हो। बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे सीनियर जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो सारे के सारे अभी भी इसको क्या मान के चल रहे हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो मान के ही चल रहे हैं अभी भी। हालांकि 2004 आईयूपीएससी में 2004 की बैठक में इसको जो भी हुआ होगा वहां पे, आई डोंट नो, बट इतना पता है हमें कि ईडो, ईडो, ईडो इनके अंत में लगता है, जैसे फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो लगता है। एनसीईआरटी में भी आप लोग देख सकते हो। बट अभी क्या है, आरबीएससी यही मान के चल रही है, तो आपको भी यही मान के चलना है। मैंने कहा ना अकॉर्डिंग टू आरबीएससी पढ़ा रहे, लेकिन अगर मैं 2004 के अकॉर्डिंग देखूं तो इसको हम फ्लोरिडो कहेंगे, इसको हम क्लोरिडो कहेंगे, इसको हम ब्रोमिडो कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, आयोडिडो कहेंगे। ठीक है, अब डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस प्रकार से लेने वाले हैं। तो जब भी आप आरबीएससी में एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो लिखना, चाहे तो आप एक और नाम लिख देना नीचे जस्ट कि फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जानते हैं ये बात। लेकिन बुक्स में जो लिखा है सभी ऐसा ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही जानता हूँ स्पेशली, सभी लोगों को पता है ये बातें। ठीक है, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको। ओ लगना जरूरी है, मतलब जो नेगेटिव आपके लिगेंड होते हैं उसके एंड में ओ लगता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपका ओ पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको हम कहेंगे ऑक्सो। ठीक है, ऐसे SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये कहलाएगा आपका सल्फेटो। ठीक है, जैसे SO3 2 नेगेटिव है तो इसको कहेंगे सल्फिटो। सो अगर आपसे दाता परमाणु कहा जाए कि इनमें दाता, देखो ये तो दाता परमाणु स्वयं है, लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर दाता परमाणु कौन है तो ऑक्सीजन आपका दाता परमाणु हो जाएगा, यहां पर भी आपका ऑक्सीजन दाता परमाणु हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका सल्फिडो है, S पर 2 नेगेटिव चार्ज है सल्फिडो, तो सल्फिडो में दाता परमाणु कौन हो जाएगा, सल्फिडो में दाता परमाणु कोई खुद ही है, ये सल्फर ही है, इससे अलावा तो कोई है नहीं। ऐसे NO2 की बात करते हैं हम, NO2 पर अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो अब बात करते हैं यहां पर दाता परमाणु ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु है तो इसको कहते हैं नाइट्रो, और अगर दाता परमाणु ऑक्सीजन है, अगर दाता परमाणु ऑक्सीजन है ONO लिखते हैं तो इसको कहते हैं नाइट्रिटो। क्या कहते हैं, नाइट्रिटो, या दोनों को हम नाइट्रिटो कह देते हैं। अब नाइट्रिटो में हम क्या लिखते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने नाइट्रिटो लिख दिया, नाइट्रिटो लिख दिया दोनों में, तो आपको डिफरेंस किस में पता चलेगा, नाइट्रिटो N और नाइट्रिटो O, यानी कि ऑक्सीजन से डोनेट किया जा रहा है या नाइट्रोजन से डोनेट किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आपका CN है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो डोनर एटम कार्बन हो जाता है, इसको हम कहते हैं साइनो। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है NC, नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो इसको कहते हैं हम आइसोसाइनो। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे ही अगर HCl, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है तो डोनर एटम सल्फर है, तो ये कहलाता है आपका थायोसायनेटो, थायोसायनेटो। और अगर आपका NCS, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो इसको कहते हैं आइसो थायोसायनेटो। ठीक है, ऐसे बढ़ते रहना। देखो यहां पर आपको मेजर पॉइंट क्या है, कितने नेगेटिव चार्ज में लगा रहा हूं वो नेगेटिव चार्ज आपको याद रखने, क्योंकि जब भी आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आप तभी तो निकाल पाओगे ना जब आपको पता होगा चार्ज कितना है लिगेंड पर। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु का तो चार्ज हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं, वही तो हमें ज्ञात करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप ज्ञात करने जाओगे तो लिगेंड पर चार्ज कितना है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये चार्ज आपको ध्यान में रखना, नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अब आप लोग आईयूपीएससी नामकरण पढ़ने वाले हैं इनके आगे जाके, तो आईयूपीएससी नामकरण में कौन सा नाम लिखना है आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात है। डोनर एटम में बताते जा रहा हूं आपको, साथ साथ में आप लोग इसको नोट कर लेना। नोट तो मैंने आपको हालांकि
मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा इसके भी, अभी तो आप केवल समझो इस चीज को। तो नेगेटिव मोनोडेंटेंट लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव मोनोडेंटेंट लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन पर अगर 3 नेगेटिव चार्ज है तो इसको कहते हैं एजिडो। क्या कहते हैं? एजिडो। ठीक है। फास्फोरस पर 3 नेगेटिव चार्ज है तो कहते हैं इसको फॉस्फिडो। ठीक है। इसी प्रकार अगर NH2 है और नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर तो नाइट्रोजन फास्फोरस स्वयं ही आपका इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, यहां पर आपका नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाएगा, इसका नाम है एमिडो। इसी प्रकार अगर NH है और 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको कहेंगे हम इमिडो। ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको कहेंगे हाइड्रिडो। OH नेगेटिव चार्ज है, इसको कहेंगे हाइड्रोक्सो। अगर O2 पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको कहेंगे परऑक्सो। देखो अगर O पर 2 नेगेटिव है तो वो ऑक्सो है, अगर O2 पर 2 नेगेटिव है तो ये हो जाएगा आपका परऑक्सो। तो ये सारे के सारे आपके नेगेटिव लिगेंड हैं। ये तो रहे आपके नेगेटिव लिगेंड। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जिनके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। सो न्यूट्रल में आपका आता है NH3, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काफी टाइम पे पूछा भी जाता है। न्यूट्रल की बात करने वाला हूं। ठीक है। न्यूट्रल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका NH3, जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन होता है बिकॉज ऑफ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर मौजूद होता है, तो इसको हम लिखते हैं एमीन। देखो हिंदी में जब आप इसको लिखोगे ना तो आधा माँ फिर पूरा माँ ई की मात्रा एमीन लिखोगे। आपको एक बात ध्यान रखनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NH3 को ऐसे एमीन लिखते हैं, एमीन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको एमीन कहते हैं, औदा माँ भी लगता है एमीन। ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर आपने ऐसा एमीन लिख दिया तो ये गया आपका 0 नंबर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एमीन NH3 वही है कि ऑर्गेनिक में लिखने का तरीका अलग होता है, इनऑर्गेनिक में लिखने का तरीका अलग होता है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आप लोग एक चीज लिख दो, अगर आप ऐसा लिखोगे तो 0 नंबर मिलेगा बिकॉज ऑफ ये सही चीज कहां पर लगेगी आपको, जब आप ऑर्गेनिक में लिखते हो, ऑर्गेनिक में IUPAC नामकरण लिखते हो, तब जाके ऐसा लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप IUPAC नामकरण लिखने वाले हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ऐसा लिखने पे ही नंबर मिलेगा, ऐसा लिखने पे कट जाएगा। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपके पास एग्जामिनर कैसा बैठा हुआ है। अगर उसने लग गया कि चलो कोई बात नहीं, बाकी सब तो ठीक ही लिखा, बच्चे ने बस आधा माँ छोड़ दिया, तो दे भी सकता है, बट ऐसा बहुत कम चांसेस होता है। IUPAC में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है। H2O भी आपका न्यूट्रल है। सो H2O को हम कहते हैं एक्वा। क्या लिखना है आपको? एक्वा। ठीक है। इसी प्रकार PS3 है, PS3 होगा आपका फॉस्फीन। PS3 न्यूट्रल है, क्या नाम है इसका? फॉस्फीन। डोनर एटम बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन पर है, यहाँ पे लोन पेयर फॉस्फोरस पर है, तो यही डोनर एटम होंगे। C6H5 का होल थ्राइस P, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ठीक है। तो ये आपके न्यूट्रल लिगेंड हो गए। एक और है नाइट्रोसिल, NO, नाइट्रोसिल। एक और है NH2 हाइड्रोजन, NH2 क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन। ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज वाले भी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड में NO है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। याद रखना, पॉजिटिव लिगेंड के एंड में आप EM लगाते हो, नेगेटिव लिगेंड के एंड में आप O लगाते हो, और न्यूट्रल लिगेंड के एंड में आप कुछ नहीं लगाते हो, जो नाम है वैसा एच लिख देते हो। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं NO2 पॉजिटिव की,
तो NO2 पॉजिटिव कहलाएगा आपका नाइट्रोनियम आयन। क्या कहलाएगा? नाइट्रोनियम आयन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और NH2 NH3 पॉजिटिव तो उसको कहेंगे हाइड्रोजीनियम आयन। NH2 और सिंगल बॉन्ड क्या है? NH3 और NH3 में आपका नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कहेंगे हम हाइड्रोजीनियम आयन। क्या कहेंगे? हाइड्रोजीनियम आयन। ठीक है, तो भाई ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सारे के सारे लिगेंड थे, मोनोडेंटेन लिगेंड थे, जिनमें एक ही दाता परमाणु पाया जाता है। ठीक है, मोनोडेंटेंट लिगेंड से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तो मैंने आपको एक चीज बता दी कि मोनोडेंटेंट लिगेंड के बारे में आप कैसे लिखोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां से एक चीज बताने वाला हूं। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे CN, बाय वी डोंट नो ये इसमें अभी डोनर एटम नाइट्रोजन होने वाला है या C होने वाला है, वी डोंट नो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं लगा रहा हूं मैं अभी इस पे। ठीक है, मैं बस एक जनरल सी बात बता रहा हूं, मैं कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं लगा रहा हूं इस पे। अभी CN की बात कर रहा हूं केवल और केवल, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। नेगेटिव चार्ज नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। मैं बताने वाली बात कर रहा हूँ कि अभी CN की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सिंगल नेगेटिव चार्ज है, कहां पर है? डजंट मैटर। वैसे कार्बन पर ही होता है। ठीक है, जनरली, क्योंकि नाइट्रोजन पर तो आपका क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये ध्यान रखना आपको। CN में नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन पर ही होता है। ये है ना इसका स्ट्रक्चर। इस पर तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और कार्बन पर आपका कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दैट्स वाई एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन पर भी आ गया। नेगेटिव चार्ज थोड़ी ना डोनेट करेगा, हमेशा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इस पर क्या आपका नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इससे भी डोनेट कर सकता है। सो ये एक ऐसा एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास दो दाता परमाणु हैं, फिर भी मैंने इसको मोनोडेंटेंट लिगेंड का, एक दंतुक लिगेंड का है। क्यों भाई? क्या ऐसा नहीं हो सकता कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों एक ही टाइम पर मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें और ये क्या बन जाए? आपका द्विदंतुक लिगेंड कहलाए। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये CN जो है द्विदंतुक लिगेंड कहलाए। अभी कह रहा हूं, ठीक है, कहलाता नहीं है लेकिन कहला, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती क्या? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और कार्बन भी डोनर एटम है। तो अगर हम ऐसा करके देखें तो क्या होगा? पहले करके देखते हैं ना, बाद में बात करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा ऐसा। ये रहा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और कार्बन पर भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज के कारण आ गया इस पर। ठीक है, कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और नाइट्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सपोज करो मेटल को या मेटल आयन को। ठीक है, तो जैसे डोनेट करेगा, इन दोनों के बीच जो ये दो बॉन्ड बने हैं ना, इन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत कम रह जाता है। ध्यान रखना, डिफरेंस बहुत कम रह जाता है। 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है। कैसी रिंग बन रही है? 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, जिसके कारण यहां पर क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा, तनाव उत्पन्न होगा और तनाव उत्पन्न होने के कारण ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। और हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज ही नहीं करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेन पैदा हो जाएगा तो बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और एक बार बॉन्ड टूट गया तो बात समझ में आ रही है आपको? ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस रीजन, अगर ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु एक से ज्यादा होते हैं लेकिन एक ही दान कर रहा है, इसका रीजन यही है कि वहां पर स्ट्रेन पैदा हो रहा होगा। इसी प्रकार अगर अब देखो, अब बात क्या बनती है? या तो नाइट्रोजन दान करने वाला है या तो कार्बन दान करने वाला है। समझ में आ रही बात? क्योंकि दोनों एक साथ दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट्स वाई ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं एम्बिडेंटेंट लिगेंड या उभय दंतुक लिगेंड। ठीक है, ऐसे एक दंतुक लिगेंड, ये एक दंतुक लिगेंड ही है, ध्यान रखना। लेकिन इनको उभय दंतुक लिगेंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें दाता परमाणु तो एक से ज्यादा है लेकिन दान तो एक टाइम पे एक ही कर रहा है। तो ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणु एक से ज्यादा हो लेकिन दान एक टाइम पर एक ही लिगेंड करता हो इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे HCl। अब HCl में क्या है?
नाइट्रोजन पर आपको अच्छे से पता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये सल्फर भी डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। अब दोनों अगर एक साथ डोनेट करेंगे तो यही वाली कंडीशन आ जाएगी, और यही वाली कंडीशन आएगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा एक टाइम पे, या तो सल्फर डोनेट करेगा। तो अगर सल्फर डोनेट कर रहा है तो आपको अच्छे से नाम पता है, इसको कहेंगे थायोसाइनेटो। और नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसको कार्बन डोनेट करेगा तो साइनो कहलाएगा, और नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसोसाइनो कहलाएगा। तो ऐसे लिगेंड को हम उभयतंतुक लिगेंड कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो ये रही आपके मोनोडेंटेड लिगेंड की जो लिस्ट बना के दी थी मैंने, वो बता दिया आपको। और साथ साथ में मैंने आपको ऐसे एक तंतुक लिगेंड के बारे में बता दिया जिसमें एक से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, उभयतंतुक लिगेंड कहते हैं। अब हम पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, जिसमें मैं बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, पेंटाडेंटेंट, हेक्साडेंटेंट के बारे में बात करूंगा। और उसमें मैं कुछ और बातें भी आपको बताऊंगा। एंड नेक्स्ट हम आगे आगे टॉपिक पढ़ते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा क्या पढ़ना है मैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।